नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 21 दिसंबर 2025 और आज आरआरबी ग्रुप डी का आपका पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने साथियों लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, आप लोग मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों आप लोग देखिए, क्योंकि दिन ब दिन क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो चेंज होते जा रहा है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना देरी के हुए क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले बता दें, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस दे रहा हूं ना साथियों, वो जरूर देख कर जाइए, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या साइंस का हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं और डेली करवा रहा हूं, तो उसको देखना ही है। इससे ज़्यादा वो आपके लिए जरूरी है, तो वो देख रहे हो ना आप लोग, देखना ही है, देख कर जाना साथियों। करंट अफेयर्स में कहीं आपको परेशानी नहीं होगी, और साइंस के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जहाँ से रेलवे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल वही टॉपिक्स को कवर करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले साइंस के आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है। ध्यान से देखिएगा, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए जो वेग समय ग्राफ होता है ना, देखिए समय जो होता है अक्ष के साथ, ध्यान से देखिए, समय जो होता है भाई कैसा होता है, तो याद रखना समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा में होती है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये लिखा हुआ था कि समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है, जहां पर जी का मान आपको दिया हुआ था, ठीक है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और किया गया कार्य जो है आपको दे रखा था 10,000 जूल, तो वह ऊंचाई क्या होगी। तो साथियों, इसको निकालने का स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको लगाना था, जो कि वर्क बराबर क्या होता है, mgh होता है ना। तो वर्क आपको दिया हुआ था 10,000 जूल, तो वर्क की जगह पर 10,000 का मान रखेंगे। m द्रव्यमान कितना दिया हुआ था, तो 10 kg, और जी का मान भी आपको यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड आपको निकालना है h का मान। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इधर आके ये जो 100 ये जो आपका 100 है ये डिवाइड हो जाएगा, इससे 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, और आपका आंसर जो है ना 100 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन था, कान के बाहरी हिस्से में कौन सा उत्तक या उपास्थि मौजूद होता है। देखिए, कान के सबसे बाहरी हिस्से में जो है ना, जिसको पिन्ना बोलते हैं, इसमें मुख्य रूप से लोचदार उपास्थि यानी इलास्टिक कार्टिलेज आपकी उपस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका लोचदार उपास्थि हो जाता, या इलास्टिक कार्टिलेज आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, कितनी बार पढ़ाया है साथियों, कि क्या इसमें क्या उत्पादन करता है या क्या मौजूद होता है। तो याद रखना, वसा और लिपिड इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका किसका उत्पादन करती है, तो वसा और लिपिड्स का। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, और साथियों जिनका भी पेपर अभी बाकी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखो, एक क्वेश्चन था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। देखिएगा साथियों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। करेक्ट आएगा 7 जोड़ी। तो 7 आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल फास्ट देख रहे हैं साथियों सारे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसके बाद आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस भी देखने हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वो देखना। इससे ज़्यादा आपको जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट वो क्लासेस है। ध्यान से देखिए, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। देखो, क्वेश्चन था, पादप में वायु का संचालन किसके कारण होता है। तो साथियों ऑप्शन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस प्रकार से दिया हुआ था, तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, पादपों में वायु के संचालन की अगर बात करें तो मिट्टी के कणों के बीच की हवा यानी ऑक्सीजन के अवशोषण से होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। इसका एक लाइन में आंसर याद रखना, 44 AMU। AMU को हम शॉर्टकट में U लिखते हैं, याद रखना। तो 44 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान जो है ना, ये 44 U यानी AMU होता है, और परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है ना लगभग 44.01 kg प्रति मोल होता है, याद रखना। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था, जब एक वस्तु अवतल लेंस के सामने ठीक है, देखिए अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब जो है ना साथियों अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बनती है। तो मुख्य फोकस आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना था।
देखिए आगे एक क्वेश्चन था कि डायबिटीज की जांच के लिए चेक किट जो है ना, चेक किट ये किस संस्था द्वारा विकसित की गई है। तो डायबिटीज की जांच के लिए जो चेक किट है वो किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता ICMR के द्वारा, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है। तो ऑप्शन में अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ था तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता, और अगर आपके ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था तो अभिकेंद्रीय बल आपको दिया होगा, जो कि आपको टिक करना था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये अभिकेंद्रीय बल की तरह ही कार्य करता है। ये आपको याद रखना है, आने वाले शिफ्टों में फिर से रिपीट होगा। आगे क्वेश्चन था क्षारक में डालने पर फेनोप्थिलीन जो होता है इसका रंग कैसा हो जाता है। देखिए अगर साथियों अम्ल की बात करें ना, तो अम्ल में अगर फेनोप्थिलीन डालते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी रंगहीन होता है, अपरावर्त ये जो है कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर इसको क्षारक में डालोगे ना तो इसका रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है, पिंक कलर का। तो गुलाबी रंग आपके ऑप्शन में रहा होगा, जो कि आपको चुनना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था जब अम्ल जल के साथ क्रिया करता है तो कौन सा आयन बनता है। साथियों ध्यान से देखिए, जब अम्ल जल के साथ क्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है, जो तुरंत पानी के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, माफ करना, H3O पॉजिटिव इसमें आयन होता है, याद रखना। ठीक है, और ये भी याद रखना, एक तो आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है और साथ ही में अम्ल का ऋणायन जैसे कि क्लोरीन माइनस या फिर क्लोरीन का ऋणायन भी बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था जब एल्युमिनियम को फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। देखिए जब एल्युमिनियम को फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है ना साथियों, तो ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि देखिए इसमें होता ये है कि लोहा जो होता है ना साथियों, एल्युमिनियम जो होता है, माफ करना, लोहा जो होता है एल्युमिनियम को हटाकर खुद इसमें बैठ जाता है। ठीक है, बिल्कुल, और इस प्रकार से जो है ना इसमें एल्युमिनियम सल्फेट बनता है, यानी लोहा को हटाकर इसमें खुद एल्युमिनियम बैठ जाता है, और इस प्रकार से इसको हम एल्युमिनियम सल्फेट कह सकते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ बनता है। और साथ ही में लोहा जो होता है ना ये ठोस यानी अवक्षेपित, या फिर कह सकते हैं हम कि प्रेसिपिटेट की तरह ये हो जाता है या रह जाता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था फास्फोरिक अम्ल में कौन सा आयन उपस्थित होते हैं। देखिए फास्फोरिक अम्ल की बात करें तो फास्फोरिक अम्ल जब पानी में घुलता है ना तो मुख्य रूप से एक तो आपका हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और फॉस्फेट आयन देता है। तो आपके ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन आयन दिया हुआ था और अगर हाइड्रोजन आयन नहीं दिया हुआ था तो फिर आपको फॉस्फेट आयन दिया होगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि फॉस्फेट आयन दिया हुआ था या हाइड्रोजन आयन दिया हुआ था, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों एक क्वेश्चन था किसी धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा परिभाषित की जाती है। तो इसका करेक्ट होता दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा। साथियों क्वेश्चंस के लेवल में बदलाव हो रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम बीतते जा रहे हैं क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो है ना, जो एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको साइंस और करंट अफेयर्स की दे रहे हैं, हल्के में मत लेना। इससे पहले जितनी क्लासेस करवा दिए हैं वो आप देख लेना। मैंने जितनी करंट अफेयर्स की क्लासेस करवाई है ना, आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराया होगा, ग्रुप डी के लिए जाकर देख लो। और वो क्लासेस जो भी देख कर जा रहे हैं साथियों, हमारे बच्चे 14-15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में करके ही आ रहे हैं। करंट अफेयर्स की केवल बात कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन था निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें, यानी कोई एक रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ था, उसको संतुलित करना था। इसका डेटा तो नहीं मिल पाया है, आप इजीली इसको कर लेते। एक क्वेश्चन था अवतल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका था वाहनों के साइड मिरर के रूप में, यही आपका करेक्ट आंसर होता। क्योंकि साथियों वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम अवतल नहीं बल्कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था कि जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से प्याज के एक छोटे से हिस्से को देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है। देखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी समान कोशिकाएं दिखेंगी। अगर ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही करेक्ट होता, या फिर याद रखना कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज के एक छोटे हिस्से यानी छिलके में कई आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती है।
ठीक है, तो ऑप्शन जैसा भी था, अगर आपके यही ऑप्शन में दिया हुआ था कि प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी सामान को सिकाए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व, है ना, तारत्व दिया हुआ था, तारत्व सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन था पक्षी की आवाज़ का, यही आपको चुनना था, क्योंकि उन चारों में से पक्षी की आवाज़ का जो तारत्व है ये सबसे अधिक था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित हुआ था। मैंने यार कितनी बार पढ़ाया है आपको कि साथियों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 चरण में हुआ था। पहला चरण आपका लेह लद्दाख में हुआ था, तो आपसे पहला चरण ही पूछा था, याद रखना, लेह लद्दाख में। अब आने वाले शिफ्टों में दूसरा चरण पूछेगा, तो दूसरा चरण जो है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, याद रखना। डेट्स की अगर बात करें तो देखिए, पहला चरण जो है ना लेह लद्दाख में मुख्य रूप से NDS स्टेडियम और अन्य स्थानों पर 23 से 27 जनवरी 2025 को हुआ था, और दूसरा चरण जो है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च 2025 तक हुआ था। एक क्वेश्चन था, मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा, मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 का जो पुरुष एकल का खिताब है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कार्लोस अल्कराज। आने वाले अगर आप शिफ्टों में पूछे कि इसके उपविजेता या किसको हरा कर जीता था, तो याद रखना इटली के जानिक सिनर को, ठीक है, सिनर, इटली के जानिक सिनर को हराकर। एक क्वेश्चन था, मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्वेश्चन हमको लगता है कम से कम 12-15 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है अब तक। याद रखना, माधव टाइगर रिजर्व कितनी बार आपको पढ़ा दिए ये। माधव टाइगर रिजर्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एक और टाइगर रिजर्व बार बार पूछा जा रहा है, जो कि 107वां, साथियों आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में ये भी याद रखना, जो कि 107वां आरक्षित क्षेत्र या फिर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, और ये आपका उड़ीसा में स्थित है। एक क्वेश्चन था, भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 23 मार्च को। 23 मार्च यहाँ करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कल ही तो पढ़ाए थे ना आपको, कल ही पढ़ाए थे 2.0 में। देखो, जुलाई 2015 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के कौन से शहर में आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो में। 2.0 में नहीं, केवल ये मत पढ़ो, इस चैनल में तो कम से कम आपको जो है ना 50 से 60 बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है मैंने अब तक, ठीक है। ध्यान से देखो, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में हुआ था, याद रखना। और 18वां भी याद रखना, अभी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा 2026 में, भारत में आयोजित होने वाला है, ये भी याद रखना, पूछा जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पहले भी पूछा था। देखो, करेक्ट आएगा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीति आयोग की रिपोर्ट के, क्या मैंने नहीं पढ़ा है ये, अभी जाकर देखो एक्सपेक्टेड क्लासेस में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 और 2024-25 के बीच भारत में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। कितनी बार पढ़ा है, 17.1 करोड़ लोग, 17.1 करोड़ लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किस मिसाइल को 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। यार, प्रलय मिसाइल का कितनी बार आपको पढ़ाए हैं साथियों, प्रलय मिसाइल इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2027 तक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता मैथ्यू एंड्रयू ब्राउनली, है ना, मैथ्यू एंड्रयू ब्राउनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों, ठीक है। और ये कहाँ की किस टीम से खेलते हैं, तो याद रखना फॉकलैंड आइलैंड्स के तरफ से, है ना, फॉकलैंड आइलैंड्स के तरफ से खेलते हैं भाई, याद रखना। एक क्वेश्चन था, जनवरी 2025 में किस कलवरी, ठीक है, किस कलवरी श्रेणी की
यानी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर साथियों INS बागसिर हो जाता आपका। INS बागसिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे कि INS बागसिर का निर्माण किसने किया है तो निर्माता कौन है, तो याद रखना मझगांव डॉक का शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन था साथियों, राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो देखिए राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक जो है ना नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई थी। मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है, तो नई दिल्ली का भारत मंडपम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 2024-25 में पूर्वोत्तर भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर स्थिति की विरोध देखा गया? तो करेक्ट होगा नामदफा नेशनल पार्क में, और ये नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था भारत में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री अभी कौन है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। और हाँ साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और डेली जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहा हूँ और जो पहले आपको करवा दिए हैं वो जरूर देख कर जाइए। आप एक क्लास देख कर चले जाओगे 100 क्वेश्चन का टॉप 100, तो क्या सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आपको सारे क्लासेस देखने हैं करंट अफेयर्स के जो मैंने एक्सपेक्टेड करवाए हैं। जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक वो क्लासेस आप देख लेना जिनका पेपर आने वाले शिफ्टों में है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना साथियों आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।